आसमान में उड़ता अमेरिका का वो गुरूर जिसे दुनिया MQ-9 रीपर ड्रोन कहती है, यमन के रेगिस्तानों में 8 लाख रुपए के एक सस्ते रॉकेट से राख कर दिया गया। दुनिया का सबसे खतरनाक और महंगा 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 भारत के केरला में बारिश के आगे घुटने टेक देता है और हफ्तों तक कबाड़ की तरह रनवे पर सड़ता है। रसिया के अजय माने जाने वाले S-400 सिस्टम हवा में धुआं हो रहे हैं और अमेरिका की $1 बिलियन मिसाइलें खाली जा रही हैं। तो फिर दोस्तों एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत 32,000 करोड़ रुपए फूंक करके अमेरिका से वही ड्रोन क्यों खरीद रहा है जो ईरान और हूतियों के सामने पानी मांग रहा है। क्या भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को आसमान पर राज करने से रोकने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर के इंजनों की डिलीवरी के ऊपर ब्रेक लगाया है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी गंदी चाल चली जा रही है जिसमें एक किल स्विच दबा करके अमेरिका जंग के बीच में ही भारत के अरबों डॉलर के वेपन्स को हवा में ही फ्रीज कर सकता है। दोस्तों ये कुछ मामूली सवाल नहीं हैं, ये वो कड़वी सच्चाई है जो आज के मॉडर्न वॉरफेयर और दुनिया के सबसे बड़े वेपन कार्टेल की पोल खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों आज हम उस इनसाइडर पावर गेम को डिकोड करेंगे जिसे सुनकर के आप समझ जाएंगे कि क्यों भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्वदेशी हथियारों का प्रोजेक्ट सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि हमारे नेशनल सर्वाइवल की इकलौती गारंटी है। जब अमेरिका ने 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन्स के लिए भारत के साथ में 32,000 करोड़ रुपए का सौदा फाइनल किया तो इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया गया। लेकिन दोस्तों ग्लोबल वॉर जोन से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इस $30 मिलियन के सुपर वेपन की एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। जिस MQ-9 रिपर को कभी आसमान का इनविंसिबल हंटर या अजय शिकारी माना जाता था, आज वो एक बेहद आसान शिकार बन रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। ये वो दौर था जब अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और सोमालिया के आसमान में इन ड्रोन्स ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की, लेकिन वहां सफलता का कारण ड्रोन की एडवांस तकनीक कम और दुश्मन की कमजोरी ज़्यादा था। वहां अमेरिका का मुकाबला अलकायदा या तालिबान जैसे चरमपंथियों से था जिनके पास में आसमान में स्कैन करने वाला कोई मॉडर्न रडार नहीं था। उनके पास में सिर्फ AK-47 या फिर कंधे पर रख कर के दागे जाने वाले छोटे RPG थे जो 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस ड्रोन का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। MQ-9 आराम से 40 घंटे तक हवा पर मंडराता रहता था और बिना किसी खतरे के अपनी हेलफायर मिसाइलें दाग करके चुन चुन करके सटीक हमले करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस ड्रोन की एंट्री कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर होती है, यानी कि उस आसमान में जहां दुश्मन के पास में मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स का कड़ा पहरा है, उसकी पूरी तकनीक की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। यमन के अंदर हुती विद्रोहियों ने, जिन्हें ईरान का फुल सपोर्ट हासिल है, साल 2023 से लेकर के 2026 के बीच में ही उन्होंने अमेरिका के कम से कम 7 से 8 MQ-9 ड्रोन्स को बेदर्दी से कुचल डाला है। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हूतियों ने इसके लिए कोई बहुत हाईटेक या महंगी मिसाइलें फायर नहीं की हैं। उन्होंने ईरान की ओर से दी हुई 358 जैसी लॉइटरिंग मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाले सस्ते रशियन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है जिनकी कीमत मुश्किल से $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए के आसपास आती है। दोस्तों जरा सोचिए, 250 करोड़ रुपए का अमेरिकन ड्रोन 8 लाख रुपए के रॉकेट से टकरा करके मलबे में तब्दील हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में जब आप एक सस्ते वेपन से अपना सबसे महंगा एसेट खो देते हैं तो वो सिर्फ एक मिलिट्री फेलियर नहीं, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होता है। दोस्तों ईरान की IRGC ने कई बार अपने स्वदेशी और S-300 जैसे रशियन रडार सिस्टम्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के इन ड्रोन्स को ट्रैक किया है और मार गिराया है। दोस्तों मार्च 2023 की वो घटना कोई कैसे भूल सकता है जब ब्लैक सी के ऊपर रसिया के एक Su-27 फाइटर जेट ने बिना एक भी गोली चलाए या बिना कोई मिसाइल फायर किए ही अमेरिका के इस महंगे सिस्टम को समंदर में दफन कर दिया था।
रशियन जेट ने बस MQ-9 के ठीक ऊपर उड़ान भरी, उसके ऊपर अपना जेट फ्यूल डंप कर दिया और बहुत ही चालाकी से उसके प्रोपेलर को टक्कर मार दी। दोस्तों, अमेरिकन ऑपरेटर्स वाशिंगटन में बैठ करके अपनी स्क्रीन पर देखते रह गए और उन्हें मजबूरन अपने ही ड्रोन का कंट्रोल छोड़ करके उसे क्रैश करवाना पड़ गया। आखिर दोस्तों, इतना महंगा और एडवांस सिस्टम आज के दौर में इतना लाचार क्यों साबित हो रहा है? MK-9 के अंदर सबसे बड़ी खामी है इसकी डिजाइन और इसकी बेसिक आर्किटेक्चर। दोस्तों, इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS एक छोटे लड़ाकू विमान जितना बड़ा है। इसके अंदर रडार से बचने की कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दुश्मन के रडार इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपनी स्क्रीन पर एक चमकते हुए डॉट की तरह स्पॉट कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी बेहद धीमी गति। इसमें कोई सुपरसोनिक जेट इंजन नहीं लगा होता है, बल्कि ये एक टर्बो प्रॉप यानी कि पंखे वाला इंजन होता है। इसकी टॉप स्पीड मुश्किल से 400 से लेकर के 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जहां सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 3 से लेकर के मैक 5 की स्पीड से आती हैं, वहां ये ड्रोन हवा में तैरते हुए एक सिटिंग डक या स्थिर टारगेट की तरह होता है। इसमें मैन्योरेबिलिटी या पैंतरेबाजी की भयंकर कमी होती है या शून्य होता है। अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ आ जाए तो ये किसी फाइटर जेट की तरह तेजी से मुड़ करके या हवा में कलाबाजी खा करके खुद को बचा नहीं सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW के खतरे के सामने भी ये ड्रोन बहुत कमजोर है। ये ड्रोन पूरी तरह से GPS और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रसिया और चाइना जैसी महाशक्तियां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि वो इसके सिग्नल को पलक झपकते ही जैम कर सकती हैं, जिससे ऑपरेटर का ड्रोन से सीधा संपर्क टूट जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ही आता है, आम हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये आ भी रहा होगा कि अगर ये उड़ता हुआ कबाड़ी है तो भारत की सरकार और हमारी सेना इसे क्यों खरीद रही है? क्या भारत के लिए भी ये डील एक सफ़ेद हाथी साबित होगी? तो दोस्तों, यहीं पर हमें भारत की डीप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और नेवल डिप्लॉयमेंट को समझना होगा। भारत इन ड्रोन्स का इस्तेमाल वैसे नहीं करने वाला जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर आतंकवादियों पर बम गिराने के लिए करता है। भारत जो MQ-9B सी गार्जियन खरीद रहा है, उसका मेन फोकस इंडियन ओशन रीजन यानी कि हिंद महासागर की सुरक्षा है। समंदर के ऊपर खुले आसमान में जहां चाइना के लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होते, वहां ये ड्रोन आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्विलांस टूल है। दोस्तों, ये समंदर के अंदर चाइना के बढ़ते युद्धपोतों और उनकी साइलेंट सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए एक अचूक हथियार है। इसी तरह इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC या फिर LOC के पार जाकर के सीधा हमला करने के लिए नहीं करेगी। हमारी सेनाएं इसे अपनी सीमा के भीतर ही 40,000 फीट की हाइट के ऊपर सुरक्षित उड़ाएंगी, जहां से इसके शक्तिशाली कैमरे और एडवांस रडार दुश्मन के इलाके के अंदर 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक साफ साफ देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर चाइना या पाकिस्तान के साथ में सीधा फुल स्केल वॉर स्टार्ट होता है तो चाइना के आधुनिक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान के चाइनीज रडार इसे पलक झपकते ही मार गिराने में सक्षम हैं। लिहाजा शांति काल के अंदर या निगरानी के लिए ये ड्रोन बेहतरीन है, लेकिन युद्ध की स्थिति के अंदर भारत आंख मूंद करके इस पर भरोसा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े एविएशन स्कैम की, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी देश 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट नाम से दुनिया भर के अंदर प्रचारित करते हैं। अमेरिका ने सालों तक भारत पर भयंकर कूटनीतिक दबाव बनाया कि हम अपनी एयरफोर्स के लिए अरबों डॉलर खर्च करके F-35 जेट को खरीद लें। लेकिन दोस्तों, भारत ने अमेरिका के इस जाल को बहुत पहले ही समझ लिया था और इस प्रस्ताव को नकार करके अपने स्वदेशी AMCA प्रोग्राम को चुना। भारत का ये फैसला कितना सटीक था, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत 14 जून 2025 को भारत के ही केरला के अंदर दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। तब दोस्तों, कहने को तो ये ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का ये F-35B लड़ाकू जेट ईंधन की कमी और एक क्रिटिकल तकनीकी खराबी के चलते तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। शुरुआत में सबको लग रहा था कि ये बस एक रूटीन फॉल्ट है, लेकिन वो 5th जनरेशन विमान कई दिनों तक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के रनवे पर ही कबाड़ की तरह खड़ा रहा। इस घटना ने
वेस्टर्न कंट्रीज की हथियारों की सुपीरियरिटी के घमंड को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, इस घटना पर अंदरूनी जानकार ये भी मानते हैं कि भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के इस F-35 को हवा में ही अपने रडार पर ले लिया था और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को इस कदर जाम कर दिया कि ये विमान उड़ने लायक बचा ही नहीं। ब्रिटेन की एयरफोर्स हफ्तों तक इस जेट को उड़ा नहीं पाई। ये जेट पूरी तरह से अमेरिका के बनाए गए ऑटोनोमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और नए ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक इसका सिस्टम अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट करके विमान के कंप्यूटर को स्कैन करके उसके पूरे फॉल्ट को नहीं पहचाना गया, तब तक इसे दोबारा से उड़ाया नहीं जा सका। दोस्तों, कहा गया कि ये भारत के एयर डिफेंस को परखने और हमारे DRDO के सेंसर्स की जासूसी करने के लिए आसमान में आया था, लेकिन अपनी भद पिटवा करके वापस गया। अब दोस्तों, जरा इस स्थिति को भारत के नजरिए से देखिए। अगर पीस टाइम के अंदर एक सुरक्षित और मित्र राष्ट्र के सिविलियन एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट कई हफ्तों तक फंसा रहा, तो फुल स्केल वॉर टाइम के दौरान इसका क्या हाल होता। भारत की भौगोलिक जरूरतें दुनिया के अंदर सबसे अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। भारत को ऐसे फाइटर जेट की आवश्यकता है जो राजस्थान की 50 डिग्री झुलसाने वाली गर्मी से लेकर के लेह लद्दाख की 0 से 30 डिग्री नीचे जमा देने वाली ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे खड़े रह सकें और न्यूनतम रखरखाव के साथ में तुरंत उड़ान भर सकें। हमारे सुखोई 30 MKI, राफेल जेट और हमारा अपना स्वदेशी तेजस इसी कठिन काम के लिए बने हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका के खुद के इलोन मस्क जैसे तकनीकी दिग्गज खुद कह चुके हैं कि F-35 अब एक बीता हुआ कल है और भविष्य पूरी तरह से ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म्स का है। अगर खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स इस जेट को एक सफेद हाथी मान रहे हैं, तो अमेरिका इससे भारत के गले मरने के लिए इतना उतावला क्यों है। अब दोस्तों, यहां पर F-35 से भी बड़ा एक और खतरा है, जिसे सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज या संप्रभुता का हनन कहते हैं। ये विमान पूरी तरह से अमेरिका के सर्वर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत इसे खरीद लेता है और भविष्य के अंदर किसी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर अमेरिका के साथ में हमारा कोई कूटनीतिक तनाव हो जाता है, तो अमेरिका वॉशिंगटन में बैठे बैठे ही एक सर्वर पर बटन दबा करके हमारे पूरे फ्लीट को लॉक कर सकता है। हमारे अरबों डॉलर के विमान सच में जमीन पर पड़े कबाड़ बन जाएंगे। केरला की ये घटना इस ठोस सच्चाई के लिए हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के अत्यधिक जटिल और महंगे हथियार व्यवहारिक युद्ध क्षेत्र में कितने असहाय साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका इतनी आसानी से हार मानने वाला देश नहीं है। अगर वो सीधे तौर पर अपना फाइटर जेट भारत को नहीं बेच पाया, तो उसने भारत के बढ़ते स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग को पीछे काटना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के इंजनों की डिलीवरी में हो रही जानबूझ वाली देरी। दोस्तों, भारत ने अपने तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE के साथ में GE-F404 इंजनों की डील की थी और भविष्य के तेजस मार्क 2 के लिए GE-F414 इंजनों का भारत में ही प्रोडक्शन करने का ऐतिहासिक समझौता किया। लेकिन दोस्तों, आज हकीकत यह है कि अमेरिका इन इंजनों की डिलीवरी को 2 साल से भी ज़्यादा देर तक लटकाता रहा। अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बहाना बनाया जाता रहा कि कोविड-19 के बाद में ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा गई है। उनका कहना था कि इंजन के क्रिटिकल पुर्जे जैसे कि कास्टिंग और फोर्जिंग मटेरियल बनाने के वाले दक्षिण कोरियाई और दूसरी कंपनियों से माल समय पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आप इंटरनेशनल पावर डायनेमिक्स को समझते हैं, तो आपको इस सफ़ेद झूठ के पीछे की काली सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। जो अमेरिका सप्लाई चेन का रोना रो रहा था, वो धड़ल्ले से उसी GE-404 इंजन की बेरोक सप्लाई साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट और अपने खुद के T-7 रेड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए कर रहा था। तो फिर भारत की ऑर्डर को बैकलॉग के अंदर क्यों डाल दिया गया। दोस्तों, इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि समस्या उत्पादन की नहीं बल्कि प्रायोरिटी की थी। डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि ये देरी केवल सप्लाई की दिक्कत नहीं है, बल्कि भारत को हथियारों का सुपर पावर बनाने से रोकने की एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, आज की डेट के अंदर तेजस मार्क 1A दुनिया के सबसे बेहतरीन और किफ़ायती 4.5 पीढ़ी के हल्के लड़ाकू जेट्स में से एक बन चुका है। अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया और फिलीपींस जैसे कई देश तेजस की खरीदारी के अंदर गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं।
दोस्तों अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर भारत बड़े पैमाने पर तेजस का प्रोडक्शन और ग्लोबल एक्सपोर्ट शुरू कर देता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के ही F-16 और अमेरिकी तकनीक से बने दक्षिण कोरिया के F-50 जेट्स के बाजार को तबाह कर देगा। इंजन रोक करके अमेरिका ये सुनिश्चित कर रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL समय पर तेजस ना बना पाए। जब डिलीवरी लेट होगी तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का भारत की सप्लाई चेन पर भरोसा उठ जाएगा और वो आखिरकार वेस्टर्न कंट्रीज के विमान ही खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों हथियारों के बाजार के अंदर एक अलिखित नियम काम करता है जिसे चौक पॉइंट स्ट्रेटजी कहते हैं। जो देश विमान के इंजन को कंट्रोल करता है वही उस विमान का भविष्य भी तय करता है। और भारत ने भले ही दुनिया का बेहतरीन रडार बना लिया हो, स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें बना ली हों, लेकिन बिना इंजन के वो जेट जमीन के ऊपर रखा लोहे का एक बेहद महंगा ढांचा पर है। अमेरिका इस इंजन निर्भरता का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर एक अदृश्य दबाव बना रहा है। वो चाहता है कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे या फिर अमेरिका की ग्लोबल कूटनीतिक लाइन को आंख मूंद करके फॉलो करता रहे। हालांकि दोस्तों उसके इतर अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और उसके अंदर भारी कमी चल रही है। इस वक्त केवल 31 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं। पुराने MiG-21 बाइसन रिटायर हो चुके हैं। अमेरिका जानता है कि अगर तेजस की डिलीवरी के अंदर देरी होगी तो भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू जेट्स का संकट आ जाएगा और वो और भी ज़्यादा गहरा जाएगा। इसी इमरजेंसी सिचुएशन का फायदा उठा करके अमेरिका भारत को अपने पुराने पड़ चुके विदेशी जेट्स जैसे कि F-21 बेचने के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के स्वदेशी प्रोग्राम की पीठ में छुरा घोंपा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। याद कर लीजिए 1998 का वो दौर जब भारत ने पोखरण के अंदर अपना सफल परमाणु परीक्षण किया था। उस वक्त हमारा LCA तेजस प्रोग्राम अपने शुरुआती और बेहद नाजुक दौर में था। अमेरिका ने रातों रात भारत पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए, तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए और तेजस के लिए विकसित किए जा रहे फ्लाई बाय वायर सिस्टम और इंजनों की सप्लाई तुरंत रोक दी। दोस्तों उस एक धोखे ने भारत के लड़ाकू जेट प्रोग्राम को लगभग 10 से 15 साल पीछे धकेल दिया। आज विमानों की डिलीवरी में जो जानबूझ करके देरी की जा रही है वो उसी पुरानी अमेरिकन मानसिकता का एक नया और मॉडर्न रूप नजर आता है। HAL ने तेजस के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता बढ़ाकर के 24 विमान प्रतिवर्ष कर दी है, लेकिन दोस्तों बिना इंजनों के वो विमानों को वायुसेना को सौंप नहीं सकते। चाइना और पाकिस्तान तेजी से अपनी वायुसेना को आधुनिक बना रहे हैं। चाइना ने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया है और पाकिस्तान चाइना से J-10C ले रहा है। ऐसे में दोस्तों हमारे तेजस का लेट होना सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आंच डाल रहा है। सिर्फ इंजनों में देरी ही नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदे गए हर वेपन के साथ में एक अदृश्य बेड़ी जुड़ी होती है। भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हैवी लिफ्ट चॉपर, P-8I सर्विलांस विमान और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे कई आधुनिक वेपन्स लिए हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही अमेरिका एक बहुत ही सख्त एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसे यूमा यानी कि एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। अमेरिकी कानून के तहत उनके अधिकारी भारत आकर के बाकायदा ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि उनके बेचे गए हथियारों का इस्तेमाल उनके बनाए गए नियमों के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं। भारत जैसी एक उभरती हुई महाशक्ति के लिए ये एक बहुत ही असहज करने वाली शर्त होती है। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका की वेपनरी के सोर्स कोड पूरी तरह से लॉक होते हैं। अमेरिका कभी भी अपनी कोर टेक्नोलॉजी साझा नहीं करता। यदि कल को भारत चाहे कि हम अमेरिकन अपाचे के अंदर अपनी स्वदेशी मिसाइलों को लोड कर दें तो बिना अमेरिकी अनुमति के ये सॉफ्टवेयर लॉक खोलना पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जब पूरा डेटा लिंक और कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिकी सैटेलाइट्स के जरिए कंट्रोल होता है तो इस बात का हमेशा एक बड़ा डर रहता है कि युद्ध के चरम पर अमेरिका एक किल स्विच दबा करके हमारे वेपन्स के GPS और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हवा में ही फ्रीज कर सकता है। दोस्तों क्या ऐसी स्थिति के अंदर भारत सही मायनों में एक स्वतंत्र युद्ध लड़ सकता है? वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब विदेशी हथियार युद्ध के मैदान में इतना बड़ा धोखा साबित हो सकते हैं तो सवाल ये है कि भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है भारत की वो इनसाइडर रणनीति जो आने वाले 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा और मिलिट्री बैलेंस बदल कर रख देगी। आज दुनिया के 2 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश यानी कि अमेरिका और रसिया अपनी अपनी जंगों के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों रसिया का
रक्षा उद्योग खस्ता हाल हो चुका है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि रशियन हथियार जैसे उनके कुछ टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वेस्टर्न ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के सामने बहुत कमजोर साबित हुए हैं। युद्ध में उलझे होने के कारण, कड़े सैंक्शंस के कारण रशिया भारत को S-400 सिस्टम तक डिलीवर नहीं कर पा रहा है या उसके स्पेयर पार्ट देने में वो लगातार देरी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा उद्योग पूरी तरह से ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अमेरिका एक साथ यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को वेपनरी की सप्लाई करते करते हाँफने लगा है। उनके पास में तोप के गोले और पैट्रियट मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है। उनके वेपन्स इतने महंगे हैं कि लाल सागर के अंदर हूतियों के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को $2 मिलियन की मिसाइल दागनी पड़ रही है, जो किसी भी एंगल से आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल नहीं है। और इसी ग्लोबल क्राइसिस के बीच उदय हो रहा है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट बूम का। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आंकड़े दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। भारत का रक्षा निर्यात 39,000 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। आज भारत सिर्फ वेपनरी का इंपोर्टर नहीं रह गया है, बल्कि 90 से ज़्यादा कंट्रीज को वेपनरी एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश साउथ चाइना सी में चाइना की आंखों के अंदर आंखें डालने के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीद रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान को काउंटर करने के लिए भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और एडवांस आर्टिलरी गन ले रहा है। भारत की HAL, BEL, DRDO और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि L&T, टाटा और कल्याणी ग्रुप अब विश्व स्तर के ऐसे वेपन्स बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद सस्ते, बेहद भरोसेमंद और आधुनिक हैं। भारत के रक्षा नीति निर्माताओं को अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किराए के हथियारों पर हासिल नहीं की जा सकती है। जब तक भारत अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना लेता, तेजस कभी भी पूरी तरह से स्वदेशी नहीं कहलाएगा। और इसी वजह से अब भारत अपने ठंडे बस्ते में पड़ रहे कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम के अंदर बेहिसाब पैसा लगा रहा है और टैलेंट झोंक रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत अब अमेरिका के भरोसे बैठने के बजाय फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर के अपने भविष्य के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक बिल्कुल नया और पावरफुल इंजन बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। फ्रांस हथियारों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर अमेरिका जितना राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। हमें सियाचिन की जमा देने वाले ठंड से लेकर के थार रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी तक के अंदर काम करने वाले वेपन चाहिए होते हैं। विदेशी हथियार अक्सर इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर फेल हो जाते हैं, जबकि स्वदेशी हथियार इन्हीं हालातों को ध्यान में रख कर के ही टेस्ट और डिजाइन किए जाते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।